रिया को बचपन से ही नूडल्स खाने की बहुत बुरी आदत थी। यहाँ तक कि रिया कच्चे नूडल्स खा जाती थी। रिया को नूडल्स के अलावा कुछ बनाना नहीं आता था। इस बात से उसकी माँ कमला और राहुल काफी परेशान रहते थे। इसलिए वो एक रौनक नाम के लड़के का रिश्ता ढूंढते हैं जो अपनी माँ शालू के साथ रिया को देखने आता है। रिया उनके लिए नूडल्स की अलग अलग रेसिपी बनाकर रखती है और उनके आने से पहले टेबल पर परोस देती है। जब वे लोग आते हैं तो इतने सारे नूडल्स देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बहन जी, ये क्या आपकी बेटी ने क्या बना रखा है? हमने ये चीज आज तक नहीं देखी और ना ही खाया है। बताइए तो क्या बनाया है आपकी बेटी ने? अरे वो क्या है ना बहन जी, मेरी बेटी को नूडल्स बनाना और खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज भी उसने नूडल्स की इतनी सारी रेसिपी बना दी। क्या ये सब नूडल्स से बना है? अच्छा हाँ, जरा चख कर देखती हूँ कैसा बना है। कमला शालू को प्लेट में परोस कर नूडल्स देती है। नूडल्स खाकर शालू रिया की बहुत तारीफ करती है। बहन जी, खाना पीना तो हो गया, अब आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए ताकि दोनों बच्चे आपस में बातें कर सकें। कमला अपनी बेटी को आवाज देती है। फिर रिया अंदर से बाहर आती है। उसके बाद कमला और शालू दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। जी, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे तो नूडल्स का केक और नूडल्स की रोटी, नूडल्स का ऑमलेट, नूडल्स रोल, यहाँ तक कि कच्चे नूडल्स भी खा जाती हूँ मैं। कैसी लड़की है, कच्चे नूडल्स खा जाती है? कच्चे नूडल्स कोई खाता है क्या? वैसे आपको नूडल्स के अलावा और क्या क्या पसंद है? वैसे आप भी मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में धूमधाम से रिया और रौनक की शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में रिया सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेती है और अपने ससुराल वालों को रोज अलग अलग नूडल्स बनाकर खिलाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन रोज रोज नूडल्स खाकर रिया के ससुराल वाले पक जाते हैं और ऐसे ही एक दिन रिया नूडल्स का पिज्जा बनाती है। नूडल्स का पिज्जा देखकर रिया की सास आग बबूला हो जाती है और रिया से कहती है, अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद तू मुझे और मेरे बेटे को नूडल्स ही बनाकर खिलाएगी तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। देखिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। आपको नूडल्स नहीं खाना है तो जाइए, अपने लिए कुछ और बना लीजिए। अरे तुझे पता भी है रोज रोज नूडल्स खाना कितना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। रोज रोज नूडल्स खाने से तेरे पेट में कीड़े हो जाएंगे, वो भी नूडल्स की तरह। देखिए माँ जी, आप अपना खाना अलग बनाकर खाती हैं। क्या मैंने आपसे कुछ कहा? तो फिर आप मुझ पर इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अरे मैं ही पागल हूँ जो तुझे समझा रही हूँ। जा, जो मर्जी करना है कर, अब मैं तुझे नहीं बोलूँगी। तभी वहाँ रौनक आ जाता है और सारी बात सुन लेता है और रिया को ऐसी बदतमीजी से बातें करते हुए देखकर रौनक को बहुत गुस्सा आता है। रौनक रिया को जोरदार तमाचा मारता है, फिर बोलता है, दिमाग खराब है तुम्हारा जो माँ से ऐसे बात कर रही हो? क्या गलत बोल दिया माँ ने? माँ तो तुम्हारा ही भला चाहती है, तभी ये सब समझा रही है। पहली बात तो ये, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे अपने अच्छे बुरे की समझ ना हो। दूसरी बात ये कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये मैं खुद सोचूंगी, आप लोग नहीं। ऐसा बोलकर रिया टेबल पर बैठकर नूडल्स खाने लगती है। उसकी सास उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे के लिए अलग से खाना बना कर लाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब शालू अपने बेटे के लिए अलग खाना बनाती है, तो वहीं रिया अपने लिए रोज नूडल्स बनाकर खाती है। धीरे धीरे रिया बीमार होना शुरू हो जाती है। रिया के पेट में दर्द रहने लगता है और उसका रंग पीला पड़ जाता है। रिया के होंठ सूख जाते हैं और सफेद पड़ने लगते हैं। रिया कमजोर हो जाती है, बुखार से तपने लगती है। रिया की तबीयत बिगड़ते हुए देखकर शालू और रौनक को रिया की चिंता होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब रिया घर का काम कर रही थी तो अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी शालू और रौनक रिया को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहां काफी देर डॉक्टर रिया का टेस्ट करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं, जी देखिए, जरूरत से ज्यादा नूडल्स और जंक फूड की वजह से आपकी वाइफ के लिवर में इन्फेक्शन हो गया है और ज्यादा मैदा खाने की वजह से उनकी नसें जाम हो गई हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और इनका ये खाना पीना बंद कराइए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें और सब चीजों से दूर रखें।
जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर रिया का इलाज शुरू करते हैं, पर अभी रिया के दिल से नूडल्स का लालच नहीं जाता है। वह घर पर बना खाना नहीं खाती है। फिर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसे देख उसका पति और उसकी सास बहुत परेशान हो जाते हैं और रिया को मनाने की कोशिश करते हैं। रिया, क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरी मर्जी रौनक, और वैसे भी मुझे नूडल्स के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। बहू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? मुझे नहीं होना ठीक, मुझे पहले नूडल्स चाहिए बस। रिया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा नहीं, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, तब तुम जानती हो मुझे कितना दुख हुआ था। पर तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने नूडल्स प्यारे हैं। एक काम करता हूँ, मैं ही जहर खाकर मर जाता हूँ। तुम्हें खाना नहीं खाना है तो। रौनक की बात सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। अब रिया अपने पति और अपनी सास से माफी मांगती है। नहीं नहीं रौनक जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा दोबारा मत कहिएगा। आपके बिना मेरा क्या होगा, मैं कभी समझ ही नहीं पाई। आप तो मेरा अच्छा सोचते थे, तभी मुझे इतना समझाते थे। और माँ जी, आप भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहू, देर से ही सही, पर तुझे समझ तो आया, यही सबसे अच्छी बात है। इस तरह रिया के नूडल्स खाने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है और घर का सारा बना हुआ खाना वो खाने लगती है। साथ ही रिया अपनी सासू माँ की तरह अलग अलग तरह का खाना बनाना सीख जाती है और अपने पूरे परिवार को नई नई डिश बनाकर खिलाती है। उसके बाद सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ समय पहले की बात है। पृथ्वी से बहुत दूर सुंदर सुंदर बादलों में एक परीलोक था, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उसी परीलोक की रानी परी की 2 बेटियां थी, मोहिनी परी और सोनिया परी। कहने को दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर था। जहाँ मोहिनी परी के दिल में मदद करने की उत्साह है और प्यार भरा था, वहीं दूसरी तरफ सोनिया के दिल में बहुत काला था। वो ना ही कभी किसी की मदद करती थी और ना ही किसी की मजबूरी समझती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनों की शादी का समय आ गया था, इसलिए एक दिन रानी परी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटी, जादूगरनी ने अपने दोनों बेटों की शादी तुम दोनों से करने का प्रस्ताव रखा है। अरे मम्मी, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। जादूगरनी को कौन नहीं जानता। अगर मेरी वहाँ पर शादी हो जाती है तो मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, और शक्तिशाली के साथ साथ अमीर भी। मम्मी, हमारी शादी से पहले हमें एक बार पृथ्वी लोक घुमा कर ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। रानी परी की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती है और तुरंत ही रानी परी अपनी दोनों बेटियों को पृथ्वी लोक ले जाती है। उसके बाद तीनों बहुत शॉपिंग करती हैं, बहुत कुछ खाती पीती है और अगले दिन सुबह होने का इंतजार करती है। क्योंकि वो परीलोक में सुबह ही जा सकती थी, इसलिए मोहिनी परी और सोनिया परी थोड़ी देर के लिए घूमने निकल जाती हैं। थोड़ी देर घूम फिर कर दोनों बहनें जंगल के बीच से वापस लौट रही थी कि तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत बहुत बीमार दिखाई दे रही थी। तभी मोहिनी परी उनसे कहती है, दादी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? आपका घर कहाँ पर है? मोहिनी, तो छोड़ना, क्या इस बुढ़िया के पीछे लग गई? हमें सुबह परीलोक वापस जाना है। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। इन जैसे भिखारियों के चक्कर में रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये मुसीबत में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं इनको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर मोहिनी उस बूढ़ी औरत की मदद करने लगती है। वो कैसे ना कैसे बुढ़िया को होश में लाती है और उसको उसके घर छोड़ देती है। मोहिनी देखती है कि उसका घर बहुत टूटा फूटा हुआ है। इसके बाद मोहिनी अपने हाथों से उस बुढ़िया के लिए खाना बनाती है और बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, बेटी, मैंने पहले सुना था कि परी बहुत नरम दिल होती है, लेकिन आज देख भी लिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद करी। बेटी, मेरा एक बेटा है, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन गरीबी की वजह से मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहता और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन। अब तो मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है।
बस आखिरी इच्छा ये है कि अपने बेटे की शादी देख लूं। बुढ़िया की बात सुनकर मोहिनी अपने मन में सोचती है, अरे ये अम्मा तो बहुत ज्यादा दुखी हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं इनकी ख्वाहिश को ठुकरा भी नहीं सकती। आप परेशान मत होइए, मैं आपके लड़के से शादी कर लूंगी। मोहिनी के इतना कहते ही बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अपने बेटे की शादी मोहिनी से करवा देती है। जब इस बात की खबर रानी परी और सोनिया को पड़ती है तो वो दोनों तुरंत ही मोहिनी के पास आ जाती है और रानी परी गुस्से से मोहिनी की सारी शक्तियाँ छीन लेती है और जादुई छड़ी भी छीन लेती है और कहती है, मोहिनी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी निकलोगी। क्या तुम पृथ्वी पर इसीलिए जाना चाहती थी कि तुम इस गरीब से शादी कर लो? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैंने जादूगरनी के बेटों से तुम दोनों बहनों की शादी तय कर दी है। अब तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम रहो इस गरीबी में। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मोहिनी अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रानी परी मोहिनी की एक नहीं सुनती और वहाँ से परीलोक लौट जाती है और सोनिया की जादूगरनी के बेटे से धूमधाम से शादी करा देती है। सोनिया जादूगरनी के बेटे से शादी करके और भी ज्यादा अमीर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी उस गरीब परिवार में हंसी खुशी रह रही थी। वो अपने पति के साथ खेतों में काम करती थी और साथ ही घर का काम भी करती थी। गरीबी के कारण मोहिनी को कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन सोनिया अकेले पृथ्वी पर मोहिनी के पास आती है। बहन, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? मैं तो ये सोच रही हूँ, तूने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। तुझे पता है मैंने जादूगरनी के बेटे से शादी कर ली और मैं बहुत अमीर और शक्तिशाली हो चुकी हूँ। जरा अपने कपड़े तो देख, कितने फटे पुराने हैं। तुझे देखकर कहीं से नहीं लगता कि तू पहले एक परी थी। मैं यहाँ पर अपने पति और सास के साथ बहुत अच्छा जीवन काट रही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा है और उस प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हें याद है कल मेरा जन्मदिन है और तुम्हारा भी? अरे हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, तुम इस गरीबी में रहते हुए सब भूल गई होगी। वैसे मैं तो तुम्हें अपने जन्मदिन में इनवाइट करने आई थी। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे जन्मदिन पर आने की। और हाँ, अगर आओगी तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना, क्योंकि मेरी सारी अमीर अमीर परी दोस्त आएंगी। कहीं ये फटे पुराने कपड़े पहनकर मत आ जाना। सोनिया परी अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करने लगी थी। ऐसा कहकर सोनिया परी वहाँ से चली जाती है। मोहिनी को अपनी बहन की बात का जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। अगले दिन मोहिनी अपनी बहन के बर्थडे में जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, सारे फटे पुराने ही थे। वो सब देखकर मोहिनी की सास मोहिनी से कहती है, बेटी, मैंने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली। कहाँ तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। ना तुम मेरे बेटे से शादी करती और ना आज तुम अपने घर वालों से दूर होती। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ। और हाँ बेटी, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तुम्हें शुभकामनाओं के अलावा और कुछ दे भी नहीं सकती। माँ जी, आपसे ऐसा किसने कह दिया कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ? मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मुझे बस आपकी शुभकामनाएं ही मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में प्यार है तो सब है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं और राहुल मेरी बहन के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं। सोनिया ने अपने बर्थडे की पार्टी पृथ्वी पर ही रखी थी। मोहिनी अपने पति के साथ सोनिया के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। मोहिनी अपने जमा किए हुए पैसों से सोनिया के लिए तोहफा ले जाती है, लेकिन सोनिया उस तोहफे को दूर फेंक देती है और कहती है, ये क्या मोहिनी की बच्ची, मैंने तुझे इनवाइट किया था, इस गरीब फटीचर को नहीं। तू इसे अपने साथ लेकर क्यों आई है? और तू मेरे लिए इतना मामूली सा गिफ्ट क्यों लाई है? अगर तेरी औकात नहीं थी तो तू मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाई? और मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर बर्थडे पार्टी में आएगी तो अच्छे कपड़े पहन कर आना। तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है। चल भाग यहाँ से। सोनिया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर मेरे और मेरे पति की वजह से तुम्हारी इंसल्ट हो रही है तो हम यहाँ से अभी चले जाते हैं। और हाँ, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरीब बहन तुम्हारी इस रहीसी पार्टी से जा रही है। ऐसा कहकर मोहिनी अपने पति के साथ वापस अपने घर आ जाती है। मोहिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन मोहिनी और उसका पति खेत में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें खेत के अंदर हीरे से भरा हुआ मटका मिलता है। सुनिए जी, देखिए इस मटके में कितने सारे हीरे हैं। लगता है हमारी किस्मत चमक उठी। अब हम इन हीरों की मदद से अपना काम शुरू करेंगे और उस काम में जी जान से मेहनत करेंगे। वो सब देखकर मोहिनी का पति और उसकी सास बहुत खुश होती है। मोहिनी अपनी समझदारी से हीरो का सही जगह इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोलती है। दोनों पति पत्नी बिजनेस को इतना ग्रो कर देते हैं कि वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और उनके पास 10-10 गाड़ियाँ और 8-8 बंगले हो जाते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी ने चालाकी से अपने बेटे की शादी सोनिया परी से कराई थी ताकि वो रानी परी और सोनिया परी से उनकी शक्तियाँ छीन सके और परी लोक पर राज कर सके। जादूगरनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। धोखा देना तो मेरे खून में बसा है। तुम ही तो मेरे लालच में आई थी और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अब इस लोक की रानी मैं हूँ। अब अगर तुम दोनों यहाँ नजर आए तो तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगी। जादूगरनी ने रानी परी से सब कुछ छीन लिया था। दोनों माँ बेटी पृथ्वी पर आकर भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती है। एक दिन मोहिनी और उसका पति गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी मोहिनी देखती है कि उसकी माँ और बहन रोड पर कटोरा लेकर बैठी हुई थी। अरे मम्मी, आप तो परी लोक की रानी थी, फिर आप ऐसे रोड पर कटोरा लेकर क्यों बैठी हो? और सोनिया तुम भी, आखिर बात क्या है? बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था, जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी, तुम मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीन ली थी और तुम्हारी एक नहीं सुनी थी। दरअसल जादूगरनी ने पहले चालाकी से सोनिया से अपने बेटे की शादी करवाई और बाद में उसने मेरी और सोनिया की शक्तियाँ छीन ली और आज वो परी लोक पर राज कर रही है। बेटी, यही कारण है कि आज हम पृथ्वी लोक पर भीख मांग रहे हैं। मोहिनी को अपनी बहन और माँ से कोई भी शिकायत नहीं थी। अब वो अपनी माँ और बहन को अपने महल जैसे घर में ही अपने साथ रख लेती है। अब सब साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सीमापुर नाम के एक गांव में निधि नाम की एक लड़की रहती थी। निधि बहुत ही गुणवान और सुशील लड़की थी। वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता दोनों उसको छोड़कर चले गए थे। तब से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। निधि के चाचा चाची की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो निधि को बहुत प्यार करते थे। वो लोग कभी भी निधि को किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। निधि भी अपने चाचा चाची से बहुत प्यार करती थी। निधि का स्कूल पूरा हो चुका था, इसलिए उसके चाचा ने गांव के सबसे महंगे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया था। निधि भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के साथ साथ निधि दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन सुबह सुबह निधि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी चाची ने कहा, निधि बेटा, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ब्रेड ऑमलेट बनाए हैं। अरे वाह चाची, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आप रुकिए, मैं फटाफट रेडी होकर आती हूँ। निधि फटाफट रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वो देखती है कि उसकी चाची ने उसके ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट और जूस रखा है। खुशी खुशी निधि सारा नाश्ता कर लेती है और अपनी चाची को बाय बोलकर कॉलेज जाने लगती है। तभी उसके चाचा वहाँ आते हैं और कहते हैं, सुनो निधि बेटा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी चाची के घुटनों में कितना दर्द रहता है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल में आज ही अपॉइंटमेंट ले रखी है। मैं तो मीटिंग में फंस जाऊंगा, इसलिए आ नहीं पाऊंगा। तुम अपनी चाची को लेकर हॉस्पिटल चली जाओगी। हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। चाची मेरा इतना ध्यान रखती है। मैं आज कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगी और चाची को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ऐसा कहकर निधि कॉलेज चली जाती है और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ते पढ़ते एकदम से उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन पर जाता है। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। आज मुझे चाची को लेकर हॉस्पिटल जाना था। अभी भी 15 मिनट है। फटाफट घर के लिए निकलती हूँ। निधि जल्दीबाजी में घर के लिए निकलने लगती है। वो अपने क्लासरूम से बाहर निकलती ही है कि तभी उसकी फ्रेंड उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो मैडम? अभी टाइम नहीं हुआ है घर जाने का। अभी एक लेक्चर और लेना बाकी है।
यार कविता, मुझे जल्दी घर जाना है। आज मुझे चाची को लेकर हॉस्पिटल जाना है और मैं भूल गई थी। चल ठीक है, तू जा। वैसे मैं तुझे थैंक यू बोलने आई थी। कल वाले टेस्ट में तूने मेरी मदद की थी ना, इस कारण मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच, तू सच में बहुत अच्छी है। अरे पागल, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। अच्छा चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। निधि जल्दीबाजी में घर जाने लगती है और इसी जल्दीबाजी के कारण एक बस के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। निधि बेहोश हो जाती है, उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। उसके आसपास के लोग उसका फोन लेकर उसकी चाची को फोन कर देते हैं। उसकी चाची अपने पति को बताती है और फिर दोनों पति पत्नी भागे भागे निधि के पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। निधि की चाची का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। देखिए ना जी, मेरी बच्ची को क्या हो गया। ये मुझे हॉस्पिटल ले जाने के कारण ही जल्दी जल्दी आ रही होगी और जल्दीबाजी में ये सब हो गया। अगर निधि को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भैया भाभी ने अपनी अमानत हमें सौंपी थी, हम वो भी संभाल कर नहीं रख पाए। हमारी निधि को कुछ नहीं होगा भाग्यवान, शुभ शुभ बोलो, देखना वो तुरंत ठीक हो जाएगी। निधि के चाचा चाची हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं और निधि के चाचा चाची से कहते हैं, देखिए निधि का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, बताइए ना। निधि का एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया है। वो पैर अब उसका कभी काम नहीं करेगा, इसलिए वो एक पैर से अपाहिज हो चुकी है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। निधि की चाची और चाचा की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागे भागे निधि के पास जाते हैं और निधि को देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद निधि को होश आता है, तब उसे पता चलता है कि उसका एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया है। ये जानकर निधि को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपने चाचा चाची से कहती है, चाचा चाची, ये सब क्या हो गया। मैं अब कभी चल फिर नहीं पाऊंगी, न ही कॉलेज जा पाऊंगी। ये मेरे साथ क्यों हुआ। तभी निधि के चाचा उसको हौसला देते हुए बोले, निधि बेटा, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और हम तुम्हारा बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएंगे और तुम्हारा पैर ठीक करवा कर ही रहेंगे। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देखते देखते 2 साल बीत गए। निधि ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। उसके चाचा ने कई बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, लेकिन निधि के पैरों का इलाज कहीं नहीं मिला। निधि का पैर ठीक हो पाएगा, इसकी उम्मीद सबने छोड़ दी थी। एक दिन चाची चाचा से कहती है, अजी सुनिए ना, ये तो हम दोनों को पता है कि अब निधि का पैर कभी नहीं ठीक हो पाएगा। एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर हम उसकी शादी करवा देते हैं, वो भी अपना घर बसा लेगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि निधि अपाहिज हो चुकी है। उससे शादी करने के लिए कौन सा लड़का तैयार होगा। जी हम बहुत सारा दहेज देंगे, इतना पैसा देंगे कि वो लड़का शादी के लिए मना कर ही नहीं पाएगा। कुछ दिन मेरी बिटिया को दिक्कत होगी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बच्चे होंगे, उसका घर बस जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। चाचा चाची की बात मान लेता है और निधि के लिए लड़का ढूंढने लगता है। कुछ दिनों में चाचा को एक लड़का मिल जाता है, जिनका परिवार थोड़ा गरीब था। पैसों की लालच में वो लोग निधि से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निधि का चाचा मिठाई का डब्बा लेकर खुशी खुशी घर आता है। भाग्यवान, अरे कहाँ हो? निधि बिटिया कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, खुशखबरी लेकर आया हूँ। निधि के चाचा की आवाज सुन चाची दौड़ी दौड़ी आती है और निधि भी बैसाखी की सहायता से हॉल में आती है और कहती है, क्या हुआ चाचा जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसी कौन सी खुशी की बात है, मुझे भी बताइए। बेटा, अभी अभी तुम्हारी शादी तय करके आ रहा हूँ। लड़के वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाय, ये तो सच में खुशी की बात है। लाइए मुंह मीठा कराइए। सब खुश थे, लेकिन निधि उदास हो जाती है और कहती है, चाचा जी, क्या आपने लड़की को ये बताया कि मैं अपाहिज हूँ, मेरा एक पैर काम नहीं करता? हाँ बेटा, मैंने उसे बताया। उसके बावजूद भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। हाँ बेटा, यही तो खुशी की बात है। अब निधि भी बहुत खुश थी। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि उसके ससुराल वालों ने पैसे के लालच में उससे शादी के लिए हाँ की है।
कुछ दिनों में निधि की उस लड़के से शादी हो जाती है। लड़के का नाम पप्पू था। पप्पू के परिवार में 4 लोग थे। पप्पू खुद, उसका पिता, उसकी माँ और उसकी एक बहन। जब निधि शादी करके उस घर में गई तो पप्पू की माँ और बहन का मुंह बन गया और उसकी बहन अमीशा बोली, लो जी, ले आए लंगड़ी बहू। कहा था मैंने, इतना लालच ठीक नहीं है। दहेज के लालच में लंगड़ी लड़की से शादी कर ली। अमीशा के मुंह से ऐसे वचन सुन निधि को बहुत बुरा लगता है और उसको समझ आ जाता है कि उसके चाचा चाची ने बहुत सारा दहेज देकर शादी के लिए हाँ करवाई है। उसको बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अमीशा के ससुराल में उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं होती थी। एक दिन निधि का ससुर ऑफिस से घर आता है और कहता है, अरे घर में कोई है क्या? एक गिलास पानी पिला दो। अपने ससुर की आवाज सुन निधि बैसाखी के सहारे गिलास में पानी लेकर आती है। ये देख उसका ससुर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम पानी लेकर क्यों आई हो? अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं किसी लंगड़ी के हाथों का पानी पीऊंगा। अमीशा बेटा, मेरे लिए पानी लेकर आओ तुम। उसके बाद अमीशा पानी का गिलास लेकर आती है और उसका ससुर वही पानी पीता है। निधि का पति तो उससे बात भी नहीं करता था। निधि को वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। उससे कोई बात करने वाला ही नहीं होता था। एक दिन निधि अपने पति से बोली, सुनिए जी, शादी के कितने दिन हो गए, चाचा चाची की याद आ रही थी। थोड़े दिन के लिए चली जाऊं? तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझी? ऐसा कहकर पप्पू नहाने बाथरूम में चला जाता है। निधि उदास होकर बेड पर बैठ जाती है। तभी अचानक से पप्पू के फोन पर किसी का कॉल आता है। निधि वो कॉल उठा लेती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, हेलो बेबी, कहाँ रह गए तुम? 10 बजे मिलने की बात हुई थी हमारी और अभी तक तुम्हारा कॉल भी नहीं आया। जल्दी आओ, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। निधि बिना कुछ बोले फोन काट देती है। थोड़ी देर में पप्पू नहा कर आता है और तैयार होने लगता है। निधि उसे देख रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे पूछे कि वो कहाँ जा रहा है। अंत में हिम्मत करके निधि पूछ ही लेती है, आप किसी लड़की से मिलने जा रही हैं क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और कुछ दिनों में उससे शादी भी करूँगा। कुछ कर सकते हो तो कर लो। अब तो पप्पू उसके सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लिया करता था और कभी कभी तो उसे घर भी ले आया करता था। निधि की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। एक दिन वो छत पर बैठकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुन वहाँ पर एक परी आई। परी ने निधि से कहा, क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? निधि परी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। फिर मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारा नाम जाना। मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ मुझे। उसके बाद निधि उस परी को सारी बात बताती है। निधि की सारी बात सुनकर परी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो निधि, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ पर 2 जादुई नेल पॉलिश प्रकट करती है और कहती है, ये जादुई 2 नेल पॉलिश है। ये दोनों नेल पॉलिश अलग अलग प्रकार की है। लाल वाली नेल पॉलिश जैसे ही तुम अपने पैरों में लगाओगी, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दूसरी नेल पॉलिश तुम अपने हाथों में लगाना। ऐसा करने से तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे प्यार करने लगेंगे। इतना कहकर परी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। दोनों नेल पॉलिश पाकर निधि बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी लाल वाली नेल पॉलिश अपने पैरों में लगाती है। उसके ऐसा करते ही उसके पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो बिना बैसाखी के ही चलने फिरने लगती है। ये देख निधि बहुत खुश होती है और उछलते हुए सीढ़ियों से नीचे जाती है। उसे लगता है उसके ससुराल वाले उसे देखकर बहुत खुश होंगे, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। फिर निधि अपने मन में सोचती है, अरे इन्होंने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। आइडिया, परी की दी हुई दूसरी नेल पॉलिश भी तो मेरे पास है। निधि परी की दी हुई दूसरी नेल पॉलिश अपने हाथ में लगा लेती है और किचन में खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाकर वो अपने ससुराल वालों को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। खाना खाने के बाद उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, आज भाभी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। भैया आप बताओ, भाभी के हाथ का खाना कैसा लगा? सच में निधि, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। निधि का ससुर भी उसकी तारीफ करता है। पहली बार अपने ससुराल वालों के मुंह से अपने लिए अच्छा सुनकर निधि को बहुत अच्छा लगता है।
वो समझ जाती है कि ये सब परी की दी हुई नेल पॉलिश के कारण हुआ है। धीरे धीरे सबको उससे लगाव होने लगता है और उसका पति भी धीरे धीरे निधि की तरफ मोहित होने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। एक दिन निधि का पति अपने सभी घर वालों के सामने निधि से पूछता है, निधि, एक बात बताओ, हमें अच्छे से पता है कि तुम अपाहिज थी, इसलिए तुम्हारे चाचा चाची ने हमें बहुत सारा दहेज दिया था। ये बात सच है कि मैंने दहेज के चक्कर में तुमसे शादी की थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे आज तुमसे ये पूछना है कि तुम्हारा पैर ठीक हुआ कैसे? निधि मुस्कुराती है और अपने सभी ससुराल वालों को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर उनको खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनका प्यार पाने के लिए निधि ने क्या कुछ नहीं किया। सब उससे एक एक करके माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो निधि, अब से मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें दिल से पत्नी मानता हूँ। वो पूरा परिवार निधि को अपना लेता है। तभी निधि देखती है कि उसके चाचा चाची उसके ससुराल आए हैं। वो अपने चाचा चाची से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें भी सारी बात बताती है। वो पूरा परिवार आज रात निधि के हाथ से बना हुआ खाना खाता है। इस तरह परी के दिए हुए जादुई 2 प्रकार के नेल पॉलिश के कारण निधि का बिखरा हुआ जीवन संवर जाता है।